अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक सीआरपीसी का एक इंतहाई टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। आज हम ट्रायल के बारे में पढ़ेंगे। क्रिमिनल ट्रायल जो है वो इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है सीआरपीसी का, और हम चूँकि मूट केसेस और ड्राफ्टिंग पढ़ रहे हैं तो मूट केसेस में, मूटिंग में जो ट्रायल है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो न्यू कमर्स हैं, न्यू लॉयर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए भी ये जो आज की वीडियो है ये हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर हम ट्रायल को देखें तो ट्रायल जो है वो कोर्ट की प्रोसीजर है, क्रिमिनल कोर्ट। चूँकि आज हम क्रिमिनल ट्रायल पढ़ेंगे तो क्रिमिनल कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो क्रिमिनल ट्रायल कहलाता है। ये एक्चुअली स्टार्ट होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से और कन्विक्शन और एक्यूटल पे ख़त्म हो जाता है। आज हम इसको फर्दन तमाम जो सेक्शंस हैं 241 से लेकर 250 तक, 241 से लेकर 250 तक कंप्लीट आज हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद केस लॉस। ठीक है, ये मैं आपको कंप्लीट आज बताऊंगा। अगर हम देखें तो इससे थोड़ा सा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक्चुअली जो ट्रायल है बेसिकली दो तरह से शुरू होता है। एक जो है वो एफआईआर के दर्ज होने से, जैसा कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन या जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उस पर एफआईआर दर्ज करता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अपनी तफ्तीश मुकम्मल करता है, 161 के जो बयानात है वो कलमबंद करता है, जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो इकट्ठा करता है, एमएलसी या बाकी जो रेलिवेंट चीज़ें हैं कंप्लीट करने के बाद 173 के तहत जो चलान है वो कोर्ट में जमा करवा देता है। अब कोर्ट देखती है कि एक जुर्म हुआ है, लेकिन जुर्म किया किसने है। अब जुर्म किया किसने है, यहाँ से जो है वो ट्रायल स्टार्ट होता है। फर्द जुर्म आयद होती है, फर्द जुर्म से कन्विक्शन और एविक्शन तक, कन्विक्शन और एक्यूटल तक जो है ये क्रिमिनल ट्रायल चलता है। अगर हम बात करें दूसरी तरफ जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 के तहत एक प्राइवेट पर्सन जो है, एक प्राइवेट कंप्लेनेंट जो है वो एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करता है कोर्ट में। कोर्ट की इनिशियल प्रोसीजर के बाद आप यूँ कह सकते हैं कि जब इस पर चार्ज किया जाता है तो तब से ये एक क्रिमिनल ट्रायल जो है वो शुरू होता है। अब क्रिमिनल ट्रायल जो है ये 241 से स्टार्ट होकर 250 तक जो है वो चलता है। 241 में एक्चुअली प्रोसीजर ऑफ ट्रायल ऑफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट का जो ट्रायल है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है, मुकम्मल बताया गया है कि इसको फॉलो करना ज़रूरी है और ये मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी है। अगर कोई भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो इसको फॉलो नहीं करता, कोई एम्बिग्विटी आती है, कोई इरेगुलरिटी आती है, कोई इलीगलिटी आती है, तो वो ट्रायल जो है वो विशिएट हो जाएगा, वो कालिदम करार पाएगा। 241 के तहत ऐसा ट्रायल जो इन सेक्शंस को, इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगा तो वो ट्रायल जो है वो विशिएट हो जाएगा, वो कालिदम करार पाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 241A के पे, 241A पे। 241A जो है वो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स के मतलब डिस्कस करता है। सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जब चार्ज जो है वो लगाया जाता है तो तब एक्यूज पर्सन को, डिफेंडेंट को जो है वो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट किए जाना ज़रूरी होते हैं। मतलब ये है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स, अगर वो चलान
ट्रायल है, अगर वो एफआईआर की बेस पे या जिसको आप चलान ट्रायल कहते हैं, ऐसा ट्रायल है, तो चलान में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें एफआईआर हैं, एमएलसी है, इसके बाद 161 के कोई बयानात हैं, या फिर कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट की थी उसके कोई बयानात हैं, कोई रेलिवेंट चीज़ें हैं, तो मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्यूज्ड को या डिफेंडेंट को सप्लाई किए जाना ज़रूरी हैं, और ये विदाउट एनी कॉस्ट किए जाना ज़रूरी है। इसके बाद दूसरी तरफ अगर हम चलें तो वो है कंप्लेनेंट साइड्स पे। अगर कंप्लेनेंट बेस्ड ट्रायल है तो ऐसी सूरत में जो कंप्लेनेंट है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें बयानात हो सकते हैं, कोई मटेरियल फैक्ट्स हो सकते हैं, वो तमाम जो है विदाउट एनी चार्ज एक्यूज को या डिफेंडेंट को सप्लाई किया जाना ज़रूरी होता है। तो इसके ये 241 और 241A जो है, ये 241 जो है वो प्रोसीजर ऑफ ट्रायल के बारे में डिस्कस करता है, और 241A जो है वो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सप्लाई किए जाने ज़रूरी हैं एक्यूज़ को या डिफेंडेंट पार्टी को। एक्यूज्ड एक हो सकता है या एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 242 सीआरपीसी की तरफ। 242 जो है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करता है, मतलब कि एक्यूज पर्सन को जराइम की मुकम्मल तफसील जो है वो पढ़कर सुनाई जाती है और उसको बताया जाता है कि आप पर ये जो जराइम हैं ये आपने किए हैं। तो ऐसी सूरत में फिर दो सूरतें जो हैं वो पैदा होती हैं। पहली जो है वो 243 में या तो वो इकबाल जुर्म करेगा, इकबाल जुर्म मीन है प्लीड गिल्टी, वो प्लीड गिल्टी करेगा, इकबाल जुर्म करेगा, या फिर वो सेहते जुर्म से इनकार कर देगा, वो टोटली इनकार कर देगा, नॉट प्लीड गिल्टी। वो प्लीड गिल्टी कर सकता है या फिर नॉट प्लीड गिल्टी कर सकता है। तो ऐसी सूरत में अगर वो प्लीड गिल्टी करता है तो मजिस्ट्रेट जो है वो मेक कन्विक्ट, उसको कन्विक्ट कर भी सकता है या फिर उस प्रोसीजर को वो फॉलो करेगा, इस कंप्लीट प्रोसीजर को वो फॉलो करेगा। ठीक है, वहाँ पर उसको प्लीड गिल्टी होने पर 243 में वो प्लीड गिल्टी होने पर उसको कन्विक्ट नहीं करेगा, बल्कि कंप्लीट जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए उसको आगे जाकर 245 में कन्विक्ट करेगा या एक्यूट करेगा, या फिर 250 में जो है आगे चल के मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। अब जो है वो अगर सेहते जुर्म से मुकम्मल इनकार करता है तो मजिस्ट्रेट जो है फिर 244 के तहत एविडेंस बुलाएगा और दूसरी पार्टी को जो है वो क्रॉस की इजाज़त दी जाएगी। अगर यहाँ पर एक और सूरत जो है वो भी पैदा होती है, क्रॉस जो जब क्रॉस होगा तो फिर अगर इससे पहले अगर मजिस्ट्रेट ने 164 के अगर बयानात कलमबंद किए हैं तो 244A के तहत उस पर क्रॉस किया जाएगा ताकि 164 के जो बयानात है उसकी सेहत को जांचा जा सके और उसको एविडेंस के तौर पर एज आ एविडेंस उसको जो है वो मिसल का हिस्सा बनाया जा सके। तो ये जो है वो 244 के तहत वो एविडेंस बुलवाएगा। ठीक है, अगर वो सेहत जुर्म से इनकार करता है और दूसरी पार्टी को क्रॉस का मौका देगा। अगर वो 164 जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि 164 के बयानात पहले कलमबंद हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत में फिर वो 244A के तहत वो दूसरी पार्टी को क्रॉस का मौका देगा और 164 के जो बयानात हैं उस पर भी क्रॉस किया जा सकता है ताकि उसको एविडेंस के तौर पर इसका हिस्सा बनाया जा सके। इसके बाद 245 के तहत वो यहाँ पर एक्यूट कर देगा या फिर कन्विक्शन होगा। 245 के तहत एक्यूटल होगा या कन्विक्शन होगा।
व्यूवर्स, जो 245 के तहत एक्यूटल या कन्विक्शन होगा ये कैसे होगा? ये ऑन मेरिट होगा। मजिस्ट्रेट की अदालत का प्रोसीजर जो है अब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो फिर 246 जो मिट हो चुका है, 247, 248 और 249, 50 ये क्या है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 249 के एक्यूटल और 245 के एक्यूटल में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। 249 का जो एक्यूटल है उसको बी क्लास एक्यूटल कहा जाता है। 249 का जो एक्यूटल है उसको बी क्लास एक्यूटल कहा जाता है। और कुछ हमारे जो लॉयर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि ये जो है और 249 का जो एक्यूटल है वो अपीलेबल भी नहीं है। लेकिन कुछ जो हमारे वकला हजरात हैं वो कहते हैं कि 249 और 250 का जो एक्यूटल है ये दोनों अपीलेबल हैं। इसके लिए एक केसला है 2002 PCRLJ 2072, 2002 PCRLJ 2072 एक केसला है। इसके मुताबिक जो 245 और 249 का एक्यूटल है दोनों जो हैं वो अपीलेबल हैं। करते हैं 246 की, जो कि ओमिट हो चुका है। और इसके बाद 247 जो है वो है नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट के बारे में। नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट के बारे में। नॉन अपीयरेंस जो है इसमें अगर कंप्लेनेंट नहीं आता तो 247 के तहत जो है वो एक्यूटल हो जाता है। अब मैं आपको शुरू में बता आया था कि क्रिमिनल केसेस दो तरह के होते हैं, चलान बेस केसेस और कंप्लेंट बेस केसेस। जो चलान बेस केसेस हैं इसमें अगर कंप्लेनेंट ना भी आए तो जो ट्रायल है वो चलता रहता है, उसका प्रोसीजर कंप्लीट होता है, क्योंकि अगेंस्ट जो है वो स्टेट होती है, सरकार होती है, इसलिए कंप्लेनेंट ना भी आए तो प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। लेकिन 247 के तहत अगर कंप्लेनेंट बेस्ड ट्रायल है और कंप्लेनेंट नहीं आता, कंप्लेनेंट बेस्ड ट्रायल है और कंप्लेनेंट नहीं आता तो 247 के तहत जो है वो एक्यूटल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक केस है, एक केसला है, तो उसके मुताबिक अगर नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट हो तो फिर भी एक चांस दिया जाता है और एक एडजर्नमेंट होती है। केसला है 2008 PLD 2008 410। ये PLD 2008 कराची का है, 410 इसका पेज है। इसके मुताबिक अगर नॉन कंपाउंडेबल केसेस हों या फिर कॉग्निजेबल नॉन कंपाउंडेबल और ख़ास तौर पर 467 और 468 के केसेस हों, 467 और 468 के हों तो मजिस्ट्रेट केस चलाता है, इस ट्रायल को कंप्लीट किया जाता है। तो ऐसी सूरत में कंप्लेनेंट आए या ना आए, तो ऐसी सूरत में जो कंप्लेनेंट है वो फिर सरकार को बना दिया जाता है। चूँकि ये पब्लिक एट लार्ज का मामला होता है, ये मैं आगे चलकर किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा इसके मतलब। तो ये चूँकि पब्लिक एट लार्ज का मामला होता है तो ऐसी सूरत में फिर जो है वो केस चलाया जाता है। अगेंस्ट जो है वो सरकार या स्टेट जो है उसमें कंप्लेनेंट बनाई जाती है और केस जो है वो कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद 248 है। 248 जो है वो है विड्रॉल ऑफ केस। 248 जो है वो विड्रॉल ऑफ केस है। अगर कंप्लेनेंट किसी भी स्टेज पर अपना केस विड्रा करना चाहे तो वो विड्रा कर सकता है, लेकिन वो विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट और द कोर्ट वो ऐसा कर सकता है। तो हम बात कर रहे थे विड्रॉल ऑफ केस। विड्रॉल ऑफ केस अगर होता है तो केसला है 2011 PCRLJ 936। इसका ये कहना है, इसमें ये हेल्ड किया गया है, अगर 248 के तहत 248 के तहत कंप्लेनेंट जो है वो केस विड्रा करता है तो ऐसी सूरत में अल्टरनेटिवली जो है वो एक्यूट हो जाएगा। जो एक्यूज्ड है वो उसको एक्यूट कर दिया जाएगा, उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके बाद 249 है। 249 में एक्चुअली जो प्रोसीजर है इसको स्टॉप किया जा सकता है एट द एनी स्टेज
एट द एनी स्टेज ऑफ ट्रायल और एक्यूज को रिलीज़ किया जा सकता है। 250 जो है ये मजिस्ट्रेट को एक मखसूस पावर देता है, इसमें स्टॉप द प्रोसीजर एट एनी स्टेज एंड रिलीज द एक्यूज को रिलीज़ किया जा सकता है। PLD 2018 ये पेशावर का है, PLD 2018 39 इसका पेज है। इसमें यह कहा गया है कि ये एक आर्जी स्टॉप है, ये एक परमानेंट स्टॉप नहीं है, ये एक आर्जी स्टॉप है। इसमें होता एक्चुअली ये है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, तो फिर या एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में जो मजिस्ट्रेट है वो किसी भी स्टेज पर जो है वो ट्रायल को वो स्टॉप कर सकता है और उसको रिलीज़ कर सकता है। मिसाल के तौर पर स्टॉप कैसे किया जा सकता है? मिसाल के तौर पर यूँ है कि अगर एक्यूज्ड जो है वो मर जाए, ऐसी सूरत में किया जा सकता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ आप समझ सकते हैं कि किसी एक्यूज्ड कोई है वो जॉब करता था, तो वो जो उसका डिपार्टमेंट था उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चला रहा था, और उसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बेस पर ये जो ट्रायल चल रहा था ये उसी की बुनियाद पर था। अब जब तक वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है जहाँ पर वो जॉब कर रहा था, वो गवर्नमेंट जॉबियन था या जैसा भी था, जब तक वहाँ से कोई फ़ैसला नहीं आ जाता तो तब तक इस ट्रायल में जो है वो फ़ैसला किया जाना वो कोई सूदमंद साबित नहीं हो सकता था। तो ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट जो है वो ट्रायल को स्टॉप कर देगा और जो एक्यूज्ड है उसको रिलीज़ कर देगा, और फिर जब तक वो जो उसके ख़िलाफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव एक एक्शन लिया गया वो कंप्लीट नहीं होता तब तक इस ट्रायल को स्टॉप करके उसको चलाया जा सकता है। तो अब अगर हम बात करें 249A की, तो 249A है टू एक्यूट द एक्यूज्ड एट एनी स्टेज। एक्यूज्ड को किसी भी स्टेज पर एक्यूट किया जा सकता है, एक्यूटल हो सकता है किसी भी स्टेज पर। इसके लिए PLD 2012-190 PLD 2012-190 एक केसला है, उसमें ये बताया गया है कि जो प्रोसिक्यूटर फिर ऐसे एक्यूटल पर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोसिक्यूटर का जो व्यू है वो लिया जाएगा, इसके बाद डिफेंडेंट को देखा जाएगा, इसके बाद एविडेंस जो है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए 249A के तहत जो है वो एक्यूट किया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं 250 की तरफ। 250 में कहा गया है कि अगर मुकदमा झूठा था तो मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को दरख्वास्त दी जा सकती है और कंप्लेनेंट को 25,000 तक का जुर्माना किया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में कंप्लेनेंट को 25,000 तक का जुर्माना किया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि 245 और 249 के एक्यूट में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब मेरा ख्याल ये प्रोसीजर आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। 241 से शुरू होने वाला प्रोसीजर जो है, जो ट्रायल है 250 पे आके ये ख़त्म होता है। 250 को इसलिए शामिल किया जाता है कि ये इसी का ही एक हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो ज़्यादा मैं लंबी नहीं करता, आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।